नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप। ठंड के मौसम होने के बावजूद जो तापमान है लगातार गिरता जा रहा है और ठंड काफ़ी बढ़ी हुई है। उसके बावजूद मैं नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं और आपको बताना चाहूँगा कि भले ही सिवान का जो पारा है मौसम का, वो मौसम का पारा भले ही लगातार गिरता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ जो अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उस पर कहीं भी कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। कल आपको बता दें कि कल इस सूबे के आपको सारण कमिश्नरी के तेज तर्रार और 9 पदस्थापित जो डीआईजी थे मनु महाराज, बहुत प्रतीक्षा के बाद सिवान वासियों को जब से उनकी पोस्टिंग हुई थी सारण कमिश्नरी में, तब से सिवान वासियों को लगा कि मनु महाराज के आने के बाद से सिवान में जो लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी हुई हैं उस पर अब कंट्रोल होगा। और मनु महाराज कब सिवान आते हैं, कल मनु महाराज सिवान आए और आने के बाद से जिस तरीके से, जिस धमाकेदार तरीके से उन्होंने सिवान में एंट्री की, सारे पुलिस के अधिकारियों के होश उड़ा दिए। लेकिन पुलिस अधिकारियों के होश उड़े, पुलिस थानों के जो थानेदार हैं उनके होश उड़े, लेकिन अपराधियों ने, हमें लगता है कि मनु महाराज को आज सैल्यूट दिया एक व्यक्ति को गोली मारकर, जब मनु महाराज सिवान में ही मौजूद थे। सिवान में वो सब अलग अलग तरह से थानों को इंस्पेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि थानों में क्या गड़बड़ियां हैं, यहाँ पे काम अच्छी तरीक़ा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कल से वो यहाँ पे स्टे किए हुए हैं और इसी बीच आज अपराधियों के बढ़े मनोबल ने एक युवक को सर में गोली मार करके उन्हें सैल्यूट किया। ये इस शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि आज पूरा सिवान आतंकित है और ये पुलिस इतनी नाकारा क्यों साबित हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस के पास इतने तंत्र हैं, पुलिस के जवान हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद ये चंद जो अपराधी हैं इनका मनोबल कैसे बढ़ जाता है। तो इस पर हमारे साथ चर्चा में 2 व्यक्ति मौजूद हैं। एक पूर्व पार्षद इंतखाब अहमद हमारे बगल में खड़े हुए हैं और दूसरे स्वाभिमान आंदोलन के गदाधर विद्रोही जी हमारे साथ हैं। हम विद्रोही जी से ही इसकी शुरुआत करेंगे कि यहाँ पे नीतीश कुमार का सुशासन है और उसके सुशासन होने के बावजूद लगातार, चाहे वो पटना की बात हो, पटना में अभी वो इंडिगो के जो स्टेशन मैनेजर की हत्या की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि कल शाम को, हालांकि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी पत्रकारों पे भड़क गए। सवाल आपने भी देखा होगा कि किस तरह से, लेकिन उसके बावजूद अभी वो शाम नहीं हुआ कि अपराधियों ने फिर से एक अलाउद्दीन नाम के व्यक्ति को गोली मार करके ये जता दिया कि हम आपके बूते के बाहर की चीज़ हैं। आज वही चीज़ सिवान में भी हुआ। मनु महाराज आए हुए हैं, कल से यहाँ पे ठहरे हुए हैं, सारे थानों का निरीक्षण चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज अपराधियों ने दिन दहाड़े जीरादेई में एक युवक को सर में गोली मार करके ये जता दिया कि हम कहीं से आपके कंट्रोल के बाहर की चीज़ है। आपको क्या लगता है कि आखिर नीतीश कुमार इतने कमज़ोर क्यों साबित हो रहे हैं? देखिए, हमको समझ में ये बात नहीं आती है कि सुशासन की सरकार, सुशासन का अर्थ क्या होता है, ये समझ में आज तक नहीं आ रही है। ये मीडिया द्वारा फैलाई गई ये भ्रम है सुशासन, तो ये सुशासन नाम का चीज़ तो कुछ है ही नहीं है। और हमने आपको एक विषय, हमको जो अध्ययन हुआ है कि फर्स्ट बार जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, उस समय जो अपराधी था वह तो डरे हुए थे ही, पुलिस ज़्यादा डरा हुआ था। पुलिस को ज़्यादा डर था कहीं हम पर भी एक्शन ना हो जाए, हम पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो पुलिस ज़्यादा डरी हुई थी, इसीलिए उन लोगों ने काफ़ी ईमानदारी से काम किया।
जिसके कारण पूरे 2-4-5 साल तक पूरे क्या कहते हैं क्षेत्र में यह अपराध मुक्त हुआ। लेकिन धीरे धीरे पुलिस ने प्रशासन को समझ लिया, सरकार को समझ लिया, उसके बाद इन लोगों के पीछे डर हटता गया, पुलिस का डर हटता गया, अपराधी का अपराध बढ़ता गया। तो अब ये सवाल ये उठता है कि मनु महाराज के जब पोस्टिंग हुई तो सिवान के लोगों में, हालांकि सिवान के लोग क्या, सारण के लोगों में एक विश्वास जगा था कि कहीं ना कहीं अपराध पे कंट्रोल होगा। आपको क्या लगता है कि मनु महाराज इस अपराध को कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, ये सारा मामला सिस्टम का है। जब पूरी की पूरी सिस्टम ही खराब हो, पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट हो, तो एक आदमी आकर थोड़ा हल्का फुल्का हलचल डाल सकता है, इसको समाप्त नहीं कर सकता है। और कल मन्नू महाराज का जो मैंने इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने यहाँ का तो एसपी का पीठ थपथपा दिया कि भाई हमारे एसपी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यह क्या संकेत दे रहा है? आप संतुष्ट नहीं हैं, इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो यहाँ पे अधिकारी हैं उन अधिकारियों से आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। यह सिस्टम जो है, इसमें ईमानदारी से पहल नहीं हो रहा है, और यह ईमानदारी से पहल होने के कई कारण हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे, चूंकि अभी नवंबर में 2 माह पहले चुनाव यहाँ संपन्न हुआ, नई सरकार बनी है, और उस समय एक चुनाव प्रचार में आपने भी देखा होगा कि एक भय दिखाया जाता था कि अगर राजद की जिस तरह से सारे मीडिया हाउस दिखा रहे थे कि भाई राजद 154 सीट, 160 सीट, इस तरह से चर्चा हो रही थी, और उस समय ये भी चर्चा हो रहा था कि अगर राजद आ गया तो फिर से जंगल राज की वापसी हो जाएगी। तो राजद की सरकार नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से आंकड़ा भी कल एक निजी चैनल ने चलाया, तो वो 2004 के 5 के बनिस्पत 4 तक जब जंगल राज लालू जी की सरकार थी, और आज की तुलना में अपराध कई गुना आगे बढ़ा हुआ है। तो आज जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा? इसे जंगल राज कहा जाएगा? जंगल राज कहने पे अब तो विपक्ष वाले महाजंगल राज कहते हैं, लेकिन जैसे सवाल मुख्यमंत्री से पूछा जाता है, मुख्यमंत्री बिदक जाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का बिगड़ना यह साबित करता है कि कहीं न कहीं जब आदमी असफल रहता है, अच्छा असफलता उसको दिखाई पड़ता है, तो बिगड़ता है। उसको का देहात में कहना है खिसियाल बिल्ली खंभा नोचे, वही हाल उनका हो गया है। उनको जब क्वेश्चन किया जाता है तो बिगड़ जाते हैं, और फिर आ जाते वही जंगल राज। अरे अभी क्वेश्चन कर रहे हो, उसे क्या पति पत्नी का राज देखो, उस पति पत्नी का नहीं, पति पत्नी उसे तो सजा, तो उसे पति पत्नी ने गलती किया तो उसको सजा उसकी जनता ने दे दिया। आप उसकी उस बात को क्यों दोहराते हैं? आप आज की बात क्यों नहीं करते हैं? यही तो है ना कि बात है कि यही बात है कि अपनी कमी को छिपाने के लिए कहीं ना कहीं किसी को तो लाएंगे ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी कमी को छुपाने के लिए जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार मीडिया के सवालों में घिरते नज़र आ रहे हैं, हालांकि इसमें कहीं दो राय नहीं कि नीतीश कुमार एक अच्छे शासक हैं, और वो चाह दें, अगर चाह दें तो 2005 के से लेकर के 2010 तक बिहार के लोगों ने देखा है कि यही नीतीश कुमार किस तरह से जो वो 5 साल का वाकई वो सुशासन था, इसमें कहने में किसी को भी परहेज नहीं होगा। अब यही सवाल लेकर के हम इंतखाब से पूछते हैं कि इंतखाब आपने भी देखा होगा, और सिवान के एक जाने माने चर्चित चेहरा हैं आपको क्या लगता है कि मनु महाराज के आने से सिवान में कंट्रोल होगा अपराध? देखिए, मनु महाराज के जहाँ तक डीआईजी बनकर सारण में आने से एक अच्छा अवसर है ये, नो डाउट, इसमें कोई ये नहीं है। एक आदमी से पूरा सिस्टम सुधारना, उससे उम्मीद करना ये बहुत मुश्किल, बहुत बेचारा, उनको बहुत मेहनत करेंगे वो, हम जानते हैं उसमें कहीं ईमानदारी उनका शक नहीं है, वो चाहते हैं सिस्टम सुधर जाए। नहीं, एक आदमी के ईमानदार होने से नहीं होने वाला है, इसमें बहुत एक मतलब कि विस्तृत एक प्लानिंग चाहिए काम इसको करने के लिए। उनसे हम यही कहेंगे, उनसे मतलब मेरा एक सुझाव इस जगह आप भी जदयू से जुड़े हुए हैं, जदयू के पदाधिकारी भी हैं शायद या कार्यकर्ता हैं। अभी जदयू का सम्मेलन हुआ था पटना में, और नीतीश कुमार ने उस सम्मेलन में कहा कि हम जब चुनाव में थे, हम तो समझ ही नहीं पाए कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो अब सवाल ये उठता है कि कहीं वही सिस्टम, वही दोस्त और दुश्मन
कहीं आज भी तो नीतीश कुमार को बदनाम करने के पीछे नहीं लगे हुए हैं। देखिए, बदनाम करने वाला जो काम है करने का, राजनीति में सब कुछ संभव है। ये आप कह नहीं सकते कि नहीं भाई, दोस्त को दुश्मन बनते देर नहीं लगता और दुश्मन को दोस्त बनते देर नहीं लगता। ये देखिए, सही बात मैंने बोला ये कि इसमें हमको इसका ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। हमको जिम्मेदारी मिली है बिहार के चलाने के, मुख्यमंत्री बनने का। ठीक है, हमारे पार्टी के, हम उनके पार्टी के हम हैं, हम उनके पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, उनके पार्टी में हैं, सब कुछ हैं। लेकिन सही बात बोलने में कहीं आदमी को संकोच नहीं होना चाहिए। हम पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं, पार्टी के समर्थक हैं। अच्छा विचारधारा थी इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। तो इसलिए जो गलत वो करते हैं उनको बोलना भी चाहिए। तो हम ये कहना उनसे ये है, हमारा ये सुझाव इस पर कि वो राजा बन चुके हैं, उनको सेवक बनना होगा। उनको जिम्मेदारी जो दी गई है सरकार मुख्यमंत्री की, वो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म का पालन करें। वो सवाल हमसे नहीं पूछे, सवाल जनता उनसे पूछेगी। आप क्या रात को 10 बजे निकल के पटना के गलियों पर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? आप गरीब का क्या हाल है वो देखना है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूल गए हैं कि वो राजा हैं इस बिहार के। क्या कारण हो सकता है कि अगर मुख्यमंत्री, इतना मजबूत इरादों वाला मुख्यमंत्री आज कमज़ोर दिखाई दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से जो चुनाव में रिजल्ट आए उससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भीतर से टूट गए हैं? देखिए, वो तो पॉलिटिकल आंकड़ा होता है। हम कहते हैं कि स्वाभिमानी आदमी है नीतीश बाबू, लेकिन अगर लाख आंकड़ा कम है, जिस दिन भाजपा समर्थन खींचना है खींच ले, हटाना हटा देगा। लेकिन हम कहते हैं जितने दिन रहेंगे उतना दिन काम तो ईमानदारी से करेंगे, करना चाहिए। हम उनके विधायकों को भी हम कहेंगे ये बात कि उनके विधायकों को भी सही बात बोलना चाहिए। चमचागिरी करने से कुछ नहीं होने वाला, चापलूसी करने से कुछ नहीं होने वाला। अरे बहुत ज़्यादा करेंगे तो टिकट काट देंगे। पर विधायक हो गए, सच्चाई बोलना चाहिए, सच्चाई जहाँ रहना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, बोलना चाहिए। नीतीश जी आप बताइए हमको, पटना का आप गली घूमिए, रोड घूमिए, आप जब 25 गाड़ी लेकर कारकेट घूमेंगे वो कि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हो रहा है सीवान में, यहाँ से फलाना स्टेशन जाना है, पूरे रास्ते को साफ करा दिया जा रहा है। जब वो रात को खाना खा के एक बार अपने गाड़ी में बैठते, डीएम को बुला कर बैठाते बगल में, काला शीशा लगाकर निकलते वो शहर को घूमने के लिए, सारा वस्तु स्थिति साफ हो जाता है। इसमें कौन बड़ी बात है? इसमें ऐसा हो नहीं रहा है। राजा हुए तो गाड़ी लेकर चलेंगे। अगर वो सेवक होते, जवाबदेही होती, जिम्मेदारी होती, तो वो वैसे निकलते हैं। हम लोग भी तो घूमते हैं यहाँ पर, मोटरसाइकिल से निकल के रात को अंधेरिया में घूमते हैं, गाड़ी गली गली में। हमारी जिम्मेदारी वार्ड की जिम्मेदारी है, वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी है, लेकिन घूमते हैं ना रात को कहाँ। चलिए, बड़ी बात कही आपने कि राजा को अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। विद्रोही जी, इंतखाब से आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा कि राजा आप बने हुए हैं, तो राज धर्म का पालन आप ही को करना है। जनता आपसे जवाब मांगेगी कि आप मुख्यमंत्री थे, आपने क्या किया। आप इससे सहमत हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चूक रहे हैं? बिल्कुल चूक रहे हैं। तो क्या होना चाहिए अब? क्या आखिर कैसे वो अपने को उस तरह से 2005 से लेकर के 10 का जो पीरियड था उस तरह के मुख्यमंत्री कैसे बने? देखिए, मेरा मानना अब ये है कि जैसे विषय आ रहा है कि पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने 5 साल का कालखंड में, उस कालखंड में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर उनकी पकड़ ज़्यादा अच्छा था या पकड़ थी। अब धीरे धीरे हमको लग रहा है कि पूरी सिस्टम पर से उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है, और सिस्टम पर से पकड़ ढीली होना यह साबित करता है कि व्यवस्था बिगड़ रही है। यानी कि अब उनको पूरी तरह से सिस्टम पर पकड़ नहीं रही। भाजपा के कई नेता वो लगातार कह रहे हैं कि भाई आप गृह मंत्री का पद छोड़ दें। ये बार बार ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो कहीं ये सब जो अभी बिहार के जो कानून व्यवस्था की हालत जो है, इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है? देखिए, गृह मंत्री का पद छोड़ना लेना ये कोई मुद्दा नहीं रखता है। मंशा सही होना चाहिए ना, काम करने की मंशा होनी चाहिए ना। आपका बोतल बदलने शराब से बदलेगा? शराब बदलना पड़ेगा ना। यहाँ तो बोतल बदला जाता है, शराब तो ही रहता है। फिर शराब बदलिए ना, पानी नहीं बदलेंगे, लोटा बदलेंगे। आप सिस्टम को बदलिए। और जो भी हमारे मित्र ने कहा कि भाई ये सारा मामला सिस्टम का है, और यह सिस्टम पर जब एक सिस्टम से, एक तरीका से जब उस पर चोट नहीं होगा, तब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी। चलिए, वाकई ये सिस्टम कहीं ना कहीं दोषी है। और अब इंतखाब जी आप बता दीजिए कि अगर सिस्टम यही रहा तो इसका मतलब कि मनु महाराज का जो दबंग स्टाइल है वो फिर सिर्फ स्टाइल बन के रह जाएगा। देखिए, दबंग स्टाइल तो बाहुबलियों के लिए उनका है, और हम सिस्टम सुधारना नीचे से है। जिस दिन मनु महाराज के दिमाग में एक आइडिया, मतलब हमारे यहाँ तो मेरा सुझाव है कि वो जनता से डायरेक्ट वो आवेदन मांगे,
सुझाव मांगे, जनता से अपराध का विवरण मांगे, कहाँ कहाँ अपराध होता है, कौन कौन लोग अपराधी में संलिप्त है और कहाँ कहाँ होता है। लेकिन इस चीज़ को आवेदन मिलने के बाद वो इसी थाने को मत भेज दें जाँच करने के लिए। इस थाने को भेजेंगे तो फिर वो उनके खिलाफ जांच वो नहीं होगा। वो अगर सिवान का मामला है तो छपरे के पदाधिकारी किसी को निष्पक्ष ईमानदार पदाधिकारी को जांच कराएं सिवान का। छपरा का मामला है तो सिवान से ईमानदार पदाधिकारी को उठाएं। इसलिए देखिए, ईमानदार सभी नहीं हैं, 100% नहीं है, लेकिन ईमानदारों की कमी भी नहीं है। ईमानदारों सभी नहीं है, लेकिन हम ये बोले सभी नहीं है, लेकिन ईमानदारों की कमी भी नहीं है। उनको आपको चुनना है, निकालना है, वो निश्चित ईमानदारी के साथ बढ़िया काम करेंगे। जिस दिन आप भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करना शुरू कर दीजिएगा, मान ली हम ही कोई फीडबैक उनको भेज दिए कि सिवान टाउन थाना में चाहे इस फलाना एरिया में ये आदमी अपराध करता है, चाहे ऐसा गलत काम करता है, दारू काम करता है, चाहे अपराधी है, और इसी का जांच हमारे टाउन थाना को चला गया, कहीं वो टाउन थाना से मिला हो तो उसका रिपोर्ट तो नहीं जाएगा। वो तो एक बार यहाँ पे हो चुका है कि यही हमारा बड़का गांव है और वहाँ के एक ग्रामीण ने शिकायत कर दिया थाना प्रभारी को, वहाँ के जो स्थानीय थानेदार को, कि ये लोग शराब बेच रहे हैं, और थोड़ी देर में उसको वहीं पे गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये पूरा मामला लेकर के वहाँ की जो प्रतिनिधि हैं वो सिवान एसपी के पास बैठ करके रो रो करके बताया था कि किस तरह से उस व्यक्ति ने जो कानून को तोड़ रहे थे, शराब बेच रहे थे, उसकी खबर दी और थाने की संलिप्तता से उस व्यक्ति की हत्या करवा दी गई। यही कहने का मतलब है कि इसका सत्यापन दूसरे पदाधिकारी से कराया जाए, इसको गुप्त भी रखा जाए। जाहिर है, जब जिस दिन भरोसा आप पर मनु महाराज पर जग गया, मतलब लोगों को बैठ गया कि इनको कॉन्फिडेंशियल लेटर हम लिखते हैं, इनको चाहे कोई सूचना देते हैं तो इनके पास गुप्त रहता है, और ये कार्रवाई यहाँ लोकल थाना से नहीं कराकर किसी दूसरे ईमानदार अधिकारी से इसका संपुष्टि कराते हैं, इसके सत्यापन कराते हैं, तो उस दिन से क्राइम का रेट गिरना शुरू हो जाएगा अपने आप। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात कही इंतखाब ने, और बड़ी अच्छी बात कही कि अपराध कंट्रोल करने के लिए अच्छे लोगों की कमी नहीं है, ये हम किसी कीमत पे नहीं मान सकते। अच्छे लोग आज भी बहुत ज़्यादा संख्या में है, कुछ चंद लोग सारे सिस्टम को बर्बाद किए हुए हैं। तो अगर मनु महाराज वाकई सिवान में कुछ करना चाहते हैं तो जो सुझाव इंतखाब ने बताया है उस पर अगर अमल हुआ तो वाकई हमारा सिवान देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि ये पुराने उसी गौरव को प्राप्त करेगा। और बिल्कुल यहाँ पे जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो यहाँ के लोगों के दिलों में बसती है, वो कायम रहेगा और हमारा सिवान सुंदर, स्वस्थ और स्वच्छ के साथ साथ सुरक्षित सिवान हमारा बनेगा। हम इस विषय पे जो चर्चा के बाद हम आपको बता कि आगे भी सिवान से जुड़ी जो भी समस्या होगी उसको लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे, और उन समस्याओं पे जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, उनसे हम चर्चा करके उसके निदान निकालने का प्रयास करेंगे। और बाकी यहाँ के प्रशासन का ये है कि प्रशासन उस पर कितना अमल करता है। ले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049475883 पर। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर, आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी, इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508 7783069423। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। क्या
क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी। लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर।